प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भाषा शिक्षण एवं ग्रहणशीलता, है ना। भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, यह हमारे संस्कृत पेडागोजी का अध्याय क्रमांक 1 है। और हमने संस्कृत पेडागोजी की क्या जो है तो हमने सीरीज शुरू कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, अगर हम बात करें पहले में इसमें क्या है कि श्रवण अधिगम क्या है। तो श्रवण अधिगम क्या है प्यारे साथियों, कि श्रवण अधिगम का मतलब है कि एक छात्र सुनकर अपने प्रभावी ढंग से सीखता है। तो एक छात्र क्या करता है, सुनकर अपने प्रभावी ढंग से सीखता है, जिसके कारण वह अपने अधिगम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वे किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के बजाय व्याख्यान सुनना पसंद करेंगे। तो जो छात्र होता है वह सुनने के बजाय क्या पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के बजाय क्या सीखता है, सुनना पसंद करता है। या किसी प्रोजेक्ट को हाथ से समझने के बजाय उसके निर्देशों को सुनना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए एक दृश्य शिक्षार्थी परियोजना का एक उदाहरण देखना चाहेगा, जबकि श्रवण फोकस वाला कोई व्यक्ति परियोजना के बारे में सुनना पसंद करेगा। यह एक गतिज शिक्षार्थी इसके स्वयं देखना पसंद करते हैं। तो अगर हम बात करें प्यारे साथियों, यहाँ पे जो एक दृश्य शिक्षक जो छात्र होगा तो वह क्या करेगा, मान लीजिए कोई परियोजना है तो उसके बारे में वह क्या देखना पसंद करेगा, कि वह देखना पसंद करेगा जो दृश्य वाला शिक्षार्थी है। लेकिन जो एक श्रवण शिक्षार्थी है, वो फोकस वाला कोई व्यक्ति है, तो वह परियोजना के बारे में क्या सुनना पसंद करेगा। यह एक सुनना क्या है, सुनना एक गतिज शिक्षार्थी इसके स्वयं को करके देखना चाहता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अधिगम श्रवण क्या है। अधिगम श्रवण अधिगम का मतलब होता है कि विषय वस्तु के बारे में हम ना देखकर बल्कि उसके सुनकर उसके बारे में सुनकर उस ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। यह क्या है, श्रवण का अधिगम कौशल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक उपागम यानी भाषा के अध्ययन में विस्तृत तरीके से भाषा की जांच पर जोर देता है। ये जो संरचनात्मक उपागम, इसको स्ट्रक्चर अप्रोच भी कहते हैं। तो भाषा के अध्ययन में विस्तृत तरीके से भाषा की जांच पर जोर देता कौन, संरचनात्मक उपागम। यह किस पर जोर देता है, भाषा की जांच पर, कि भाषा का प्राकृतिक रूप कैसा है, भाषा का उपागम क्या है, भाषा का दृष्टिकोण कैसा है। यह रणनीति जिसे एक पारंपरिक दृष्टिकोण माना जाता है, ध्वनि, रूपीम, शब्द, वाक्य और शब्दावली जैसे भाषा उत्पादों की जांच करते हैं। यह संरचनाओं के आधार पर भाषा सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। तो यह जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच है, यह ध्वनि इसके अंतर्गत क्या आते हैं, यह एक पारंपरिक दृष्टिकोण माना जाता है। इसके अंतर्गत ध्वनि, रूपीम, शब्द, वाक्य और शब्दावली जैसे भाषा उत्पादों की जो जांच की जाती है। यह संरचनाओं के आधार पर भाषा सीखने की प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाता है। जो भाषा सीखने की प्रक्रिया है कैसी है, ध्वनि, रूपीम, शब्द, वाक्य, शब्दावली, इन सारी प्रक्रियाओं को क्या क्या करता है, सरल बनाने का प्रयास करता कौन, संरचनात्मक दृष्टिकोण। इसके बाद अब बात करें हम प्यारे साथियों कि कार्य आधारित भाषा शिक्षण यानी टास्क बेस्ड लर्निंग टीचिंग यानी टीबीएलटी शिक्षण का ध्यान पूरी तरह से एक विस्तृत कार्य को पूरा करने पर होता है। यानी जो कार्य आधारित भाषा शिक्षण है, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, यह एक विस्तृत कार्य को पूरा करने पर होता है, जो विद्यार्थियों को रुचिकर और संलग्न करता है। तो विद्यार्थियों क्या करता है, रुचिकर करता और संलग्न करता है। जैसे मान लीजिए बच्चों को क्या एक टास्क दे दिया जाता है कि आप इस कार्य को या इस टॉपिक को पढ़िए, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको एक निर्धारित कर लेते हैं कि इसको जो है संपन्न करना है। तो जिसके कारण क्या होता है, वह रुचिकर हो जाते हैं और उस कार्य में संलग्न हो जाते हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थी कार्य को पूरा करने के लिए पहले से मौजूद भाषा कौशल का उपयोग करते हैं और 3 अलग अलग चरणों से गुजरते हैं, एक पूर्व कार्य, स्वयं कार्य और कार्य के बाद। जो बच्चे क्या होते हैं, जब उस कार्य में संलग्न हो जाते हैं तो उस कार्य को करने के लिए वह अलग अलग अपने जो भाषा कौशल उनका उपयोग करते हैं। भाषा कौशल जैसे लिखित में हो गया, मौखिक हो गया, है ना, सांकेतिक हो गया, उन भाषाओं का अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। एक पूर्व कार्य यानी जो कार्य उन्होंने पहले किया है, स्वयं कार्य वह कार्य जो उन्होंने अनुभव किया है, और कार्य के बाद वह कार्य जो उन्होंने किया है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि वह उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करते हैं।
अगर हम यहाँ पे उदाहरण के लिए बात करें तो छात्रों से किसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में प्रस्तुति देने के लिए कहा जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर कि छात्र हैं, छात्र को क्या कहा जाता है कि पर्यावरणीय किसी मुद्दे पर प्रस्तुति देने के लिए कहा जाता है। इससे क्या करने पूरा करने के लिए उन्हें स्रोत यानी सामग्री को पढ़ने, सुनने, इंटरनेट शोध करने के साथ साथ प्रस्तुति लिखने और वितरित करने की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए उन्हें किन की आवश्यकता होगी? उनके लिए उन्हें सामग्री जैसे पढ़ने, सुनने, इंटरनेट शोध करने के साथ साथ प्रस्तुति लिखने और वितरित करने की भी आवश्यकता होगी। किसमें? एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में यानी पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में। शोध से पता चलता है कि TBLT यानी टास्क बेस्ड लर्निंग कक्षाओं में छात्र सशक्त और प्रेरित होते हैं क्योंकि वे भाषा के मालिक होते हैं और कार्य प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि यह पता चलता है कि ये TBLT कक्षाओं में जो छात्र हैं वह सशक्त हैं और प्रेरित होते हैं क्योंकि वे भाषा के क्या होते हैं? मालिक होते हैं और कार्य प्रतिक्रिया की प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाषा विकास में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संचारी भाषा CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या संचारी दृष्टिकोण। ठीक है, भाषा शिक्षण का एक दृष्टिकोण है जो अध्ययन के साधन और अंतिम लक्ष्य दोनों के रूप में बातचीत पर जोर देता है। तो भाषा शिक्षण का यह क्या है? एक दृष्टिकोण है जो अध्ययन के साधन और अंतिम लक्ष्य दोनों के रूप में बातचीत पर कैसा देता है? जोर देता है। ठीक है, वातावरण में शिक्षार्थी को एक दूसरे और प्रासंगिक के साथ बातचीत करके लक्ष्य भाषा सीखने और अभ्यास करने के लिए संचार का उपयोग करते हैं। प्रामाणिक पाठ जो भाषा सीखने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए लक्ष्य भाषा के रूप में लिखे गए हैं उनका अध्ययन करते हैं। जिसमें क्या है कि भाषा शिक्षण का यह एक क्या है? दृष्टिकोण है जो अध्ययन के साधन और अंतिम लक्ष्य दोनों के रूप में बातचीत करने पर जोर देता है। तो जो यह किस पर जोर देता है? जो अध्ययन के साधन है और जो अंतिम लक्ष्य है दोनों के रूप में बातचीत करने पर जोर देता है। वातावरण में विद्यार्थी एक दूसरे और प्रशिक्षक के साथ बातचीत करके लक्ष्य भाषा को सीखने यानी क्या? एक दूसरे यानी आपस में और प्रशिक्षक यानी शिक्षक के साथ क्या करते हैं? बातचीत करके लक्ष्य को जो लक्ष्य है वह भाषा को सीखने और अभ्यास करने के लिए संचार का उपयोग भी करते हैं। प्रामाणिक पाठ जो भाषा सीखने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी लक्ष्य भाषा लिखे गए हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाषा का उपयोग दोनों करते हैं। कौन करता है? यानी शिक्षक भी करते हैं और विद्यार्थी भी करते हैं। कक्षा में और कक्षा के बाहर विद्यार्थी के साथ व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि विद्यार्थी के साथ जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। और शिक्षक सभी प्रकार की स्थितियों में भाषा कौशल को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक व्याकरण के दायरे से बाहर के विषयों को पढ़ाते हैं। जो शिक्षक होते हैं जो विद्यार्थियों में भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए जो पारंपरिक व्याकरण है उनके दायरों, क्योंकि व्याकरण क्या एक सीमित होता है, तो वह व्याकरण के दायरे से बाहर निकलकर बाहर के विषयों को भी पढ़ाते हैं। यह विधि शिक्षार्थियों को अपने भाषा सीखने के माहौल में अपने व्यक्तिगत अनुभवों को शामिल करने और लक्ष्य भाषा सीखने के अलावा सीखने के अनुभव पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी दावा करती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं CLT के अनुसार क्या होता है? भाषा शिक्षा का लक्ष्य भाषा के में संवाद करने की क्षमता को विकास करना है। यानी जो भाषा सीखने का लक्ष्य क्या है? यह भाषा सीखने का लक्ष्य है कि भाषा के संवाद करने की क्षमता का विकास करना। यह पिछले विचारों के विपरीत है जिसमें व्याकरणिक योग्यता को आमतौर पर सर्वोच्चता प्रदान की जाती थी। तो यह क्या था? यह एक विचार विपरीत है ना। यह पुराना विचार था कि इसमें क्या कि भाषा अगर योग्यता रखनी है तो इसके लिए हमें व्याकरण की सर्वोच्चता दी जाती थी, लेकिन वह एक गलत अवधारणा थी। CLT क्या कहता है कि प्रशिक्षण के बजाय सुविधा प्रदाता के रूप में भी तैनात करता है। जो शिक्षक क्या होता है? वह सुविधा एक प्रशिक्षक ना होकर एक सुविधादाता प्रदाता के रूप में भी तैनात होता है। इसके अलावा यह दृष्टिकोण एवं गैर पद्धतिगत प्रणाली है जो लक्ष्य भाषा को सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक श्रृंखला का उपयोग करती है। ठीक है, चलिए
उपयोग नहीं करती है, बल्कि पढ़ने और लिखने से पहले ध्वनि मौखिक कौशल विकसित करने पर काम करती है। यानी जो भाषा शिक्षण है वह क्या करती है कि पढ़ने और लिखने से पहले क्या ध्वनि को मौखिक कौशल विकसित करने का काम करती है। इससे क्या होता है कि छात्रों में विभिन्न प्रकार की जो वास्तविक जीवन की स्थितियों में डालना है। इससे क्या होता है कि जो छात्र हैं उनको वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियाँ उनमें डालना होता है, ताकि वे सीख सकें कि वास्तविक दुनिया में संवाद यानी बोल चाल के लिए हमें अपने भाषा कौशल का उपयोग कैसे करना है। ठीक है, इससे क्या होता है शिक्षक सटीकता से बजाय संचार के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सैद्धांतिक की तुलना में अधिक व्यवहारिक होते हैं। अगर हम आगे बात करें कि सामग्री और भाषा एकीकृत शिक्षण यानी कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग CLIL है ना, दृष्टिकोण में मुख्य रूप से एक विषय उदाहरण के लिए जीव विज्ञान इतिहास का अध्ययन करना है और एक ही समय में संस्कृत जैसी भाषा सीखना शामिल है। दोनों विषयों को प्रभावी ढंग से एकीकृत करना यानी सामग्री और भाषा एकीकृत शिक्षण यानी इस दृष्टिकोण से रूप में जो मुख्य विषय है अगर बात करें तो जीव विज्ञान या इतिहास का अध्ययन करना है और इसके साथ ही एक समय में संस्कृत जैसी भाषा भी सीखना शामिल है। दोनों विषयों को प्रभावी ढंग से एकीकृत करना, ठीक है, इस शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत। फिर हम बात करें अपाठचर्या भाषा यानी यह एक शिक्षण और सीखने का दृष्टिकोण है। यह क्या है? यह एक शिक्षण विधि है और सीखने का भी एक क्या है दृष्टिकोण है। इसमें भाषा का उपयोग विकास और अध्ययन सभी विषयों में किया जाता है। इसमें भाषा का जो प्रयोग किया जाता है वह किस में किया जाता है? विकास में, अध्ययन में, सभी विषयों में किया जाता है। यह न केवल एक भाषा या साहित्य के पाठ्यक्रम में, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की भाषा संवेदनशीलता, भाषा क्षमता और भाषा विचारशीलता को विकसित करना। किसका उद्देश्य? अपाठचर्या भाषा का, ठीक है। इस दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण यह है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए भूगोल के पाठ का उपयोग नहीं कर रहे, बल्कि वे न केवल विषय वस्तु को समझा बल्कि उनकी संस्कृत भाषा के भी क्षमताओं को भी विकसित कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सहकारी भाषा सीखना यानी कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग CLL यानी सहकारी भाषा सीखना एक व्यापक शिक्षण दृष्टिकोण का हिस्सा है। यह किस शिक्षण का हिस्सा है? तो यह व्यापक शिक्षण दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसे सहयोगात्मक या सामुदायिक शिक्षण CL के रूप में जाना जाता है। CL कक्षा में विद्यार्थियों के जोड़े और छोटे समूहों को शामिल करते हुए सहकारी गतिविधियों से अधिकतम उपयोग करना चाहता है। इस प्रकार यह भाषा शिक्षण के एक शिक्षक केंद्रित बजाय छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। जो सहकारी भाषा से इसमें क्या होता है कि जो छात्रों को एक समूह में एक आपस में बैठाकर भाषा शिक्षण अधिगम कराया जाता है। इससे क्या होगा? वो जो आपसी विचार विमर्श करके भाषा सीखने का प्रयास करते हैं। तो यह क्या है? यह एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली ना होकर बल्कि यह एक बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CLL में भाषा सीखने की जो सभी गतिविधियां जानबूझकर सामाजिक संपर्क के अवसरों को अधिकतम करने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, जो CLL कक्षा है यह भाषा सीखने की जो सभी गतिविधियां हैं उनमें जानबूझकर सामाजिक संपर्क यानी जब बच्चा आपस में बात करेगा तो उससे क्या होगा? सामाजिक संपर्क में वृद्धि होगी और अधिक डिजाइन विद्यार्थी को आपस में बातचीत करके मिलकर काम करके कार्य पूरा करना चाहिए। शिक्षक की भूमिका सीखने के कार्यों में एक सुविधा प्रदाता और भागीदार के रूप में कार्य करना है। जो विद्यार्थी वह आपस में बातचीत करके आपस में मिलकर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करना चाहिए और जो शिक्षक है उस कार्य को सीखने में एक सुविधा प्रदाता के रूप में भागीदार कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते समय सारा शिक्षण लक्ष्य भाषा में होता है, जिससे सीखने वाले को उसी भाषा में सोचने और बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शिक्षार्थी कक्षा में अपनी मूल भाषा का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पाते। तो जो प्रत्यक्ष विधि क्या कहते हैं? जो यानी डायरेक्ट मेथड यानी भाषा शिक्षण की है जो प्रत्यक्ष विधि उसको उपयोग करते समय जो सारा शिक्षण लक्ष्य क्या होता है? भाषा में होता है। इससे क्या होता है? जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उनमें सोचने और बोलने को क्या होता है? मजबूर होना पड़ता है। तो विद्यार्थी कक्षा में अपनी मूल भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए
अब हम बात करेंगे व्याकरण अनुवाद विधि, यानी व्याकरण अनुवाद पद्धति में के अन्वेषण जो है तो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा किया गया है। ठीक है, इसलिए इसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है। किसको? व्याकरण अनुवाद विधि को। डॉक्टर भंडारकर ने संस्कृत शिक्षण की इस पद्धति में व्याकरण तथा अनुवाद के अभ्यास से संस्कृत शिक्षण पर बल दिया है। यानी उन्होंने किसके माध्यम से बल दिया है? व्याकरण और अनुवाद के अभ्यास के माध्यम से। ठीक है, यह एक बहुत ही पारंपरिक शिक्षण दृष्टिकोण है जो छात्रों की मातृभाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद को प्राथमिकता देता है, और इसके विपरीत इस दृष्टिकोण में सफल होने के लिए छात्रों को शब्दावली और विस्तृत व्याकरण प्रारूपों और नियमों की लंबी सूची याद करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें भाषा सीखना होता है, तो भाषा सीखने के लिए लंबे रूप से व्याकरण के जो प्रारूप है, यानी अलंकार, अलकार, संधि, ये सब क्या है कि इसमें प्रारूप और नियमों की लंबी सूची याद करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दृष्टिकोण प्रवाह के सटीकता के बजाय सटीकता को प्राथमिकता देता है। बोलने के कौशल के बजाय पढ़ने और लिखने के कौशल पर विकास बढ़ावा देता है। तो यह क्या है? यह प्राथमिकता बोलने सीखने के बजाय क्या होता है कि पढ़ने और बोलने के कौशल पर विकास बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण का नकारात्मक पक्ष यह है कि यह छात्रों को सहज संचार कौशल के साथ तैयार नहीं करता। इसलिए कक्षा की गतिविधियों में आमतौर पर व्याकरण अभ्यास, शब्दावली परीक्षण और छात्रों को मानकीकृत लेखन कार्यों में व्याकरण अवधारणाओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे श्रव्य भाषावाद, यानी आइडियो लिंग्विलिज्म। ठीक है, चलिए व्याकरण अनुवाद से जुड़ी कुछ समस्याओं के समाधान के रूप में आइडियो भाषावाद का विकास किया गया है। परिणाम स्वरूप कक्षाएं आमतौर पर लक्ष्य भाषा में आयोजित की जाती है, क्योंकि यह दृष्टिकोण बोलने और सुनने के कौशल को प्राथमिकता देता है। तो जो कक्षाएं होती है किस भाषा में आयोजित की? लक्ष्य भाषा का मतलब जो, क्योंकि यह दृष्टिकोण बोलने और सुनने के कौशल को प्राथमिकता देता है। गतिविधियों में आमतौर पर छात्रों को शिक्षक के शब्दों को दोहराना शामिल होता है, या तो आमने सामने या भाषा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुल शारीरिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स या TPR भाषा शिक्षण का एक तरीका है जिसमें शिक्षक भाषा की वस्तुओं को निर्देश के रूप में प्रस्तुत करता है और छात्रों को वही करना होता है जो शिक्षक उन्हें बताता है। इसलिए छात्रों के बैठने, खड़े होने, घड़ी की ओर इशारा करने या कक्षा के सामने चलने के लिए कहा जाता है। यह कहते कुल शारीरिक प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है? टोटल शारीरिक रूप से करना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि जैसे खड़े हो जाना, बैठ जाना, है ना, घड़ी की ओर इशारा करना, कक्षा के आमने सामने चलना। तो यह सब क्या? यह एक टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे छात्रों में सुधार होता है, ऐसे निर्देश भी भाषा समझ के लिए अतिरिक्त तत्वों सहित अधिक विस्तृत हो सकते हैं। इसमें क्रिया विशेषण उदाहरण के लिए जल्दी से बात करना। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें प्राकृतिक दृष्टिकोण की, यानी द नेचर रिस्पॉन्स, तो यह दृष्टिकोण अधिगम और भाषा अर्जन करने के बीच अंतर को पहचानने और उजागर करने के रूप में वर्णित किया जाता है। किसका? प्राकृतिक दृष्टिकोण। इसमें किसमें किया जाता है कि भाषा सीखना और अधिगम, यानी अधिगम और अर्जन करने के बीच जो अंतर होता है उसको पहचानने और उसे उजागर करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसी भाषा को सीखने के लिए संरचना, पाठ्यपुस्तक, संसाधन और व्याकरण के नियमों या शब्दावली सूचियों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो पाठ्यपुस्तक, संसाधन उनका ठीक है, लेकिन जो व्याकरण के नियम या शब्दावली है, सूचियाँ, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि किसी भाषा को सीखने के लिए शिक्षक को केवल एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है जो छात्रों को उनके लक्षित भाषा को दोहराने, सुधारने एवं सीखने करने में डुबो दे। यानी ऐसा है कि जो बालक भाषा सीखता है उसको सीखने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, और छात्रों को जो लक्षित भाषा है उसे सीखने और सुधारने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए दूसरा क्या है कि फोनेमिक, यानी स्वनिमिक उपागम, यानी फोनेमिक। ठीक है, इसे पढ़ाने की विधि, इसका उपयोग शिक्षार्थियों को पढ़ाने लिखने के लिए किया जाता है।
इस उपागम में यानी इस विधि में विद्यार्थियों को पहले विभिन्न अक्षरों और उनके ध्वनियों से परिचित करा दिया जाता है और फिर धीरे धीरे ये अक्षर और ध्वनियाँ शब्दों और वाक्यों में जोड़ जाते हैं। ठीक है, तो पहले बच्चों को क्या किया जाता है कि ध्वनियों और जो ध्वनि और अक्षर उनसे परिचित करा दिया जाता है और फिर धीरे धीरे उन्हें ध्वनियाँ पढ़ाई जाती है। ठीक है, उनको वाक्यों को जोड़े जाते हैं। स्वनिम उपागम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ध्वनि वर्ण संबंध के सिद्धांत को समझाना है, यानी कि विशेष ध्वनियाँ कैसे विशेष अक्षरों के साथ मेल खाती है। इससे ध्वनि ज्ञान के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो बच्चों में लिखने और पढ़ने की क्षमता को बढ़ावा देता है। इसमें क्या किया जाता है, टोटल रूप से ध्वनियों का ज्ञान कराया जाता है, फोनेमिक अप्रोच, है ना। इससे क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं कि जो शब्द हैं अक्षर है उनकी ध्वनियों को ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और फिर क्या होता है उन्हीं ध्वनियों के माध्यम से वह नए नए वाक्यों का संरचना करते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें, उदाहरण के लिए अगर बात करें तो एक शिक्षक पहले विद्यार्थी को सा अक्षर के साथ जोड़ सकता है और उसकी ध्वनि दिखा सकता है, फिर धीरे धीरे वह उसे क्या करेगा, स्व ध्वनि के साथ अन्य अक्षरों को जोड़ना सिखा सकता है। जैसे का सिखा दिया रा, तो कर या कर को क्या, फिर इस प्रकार क्या है वह ध्वनियों के माध्यम से अक्षरों को ज्ञान देता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे उच्चारण और व्याकरण के बारे में। तो उच्चारण क्या है, जब एक व्यक्ति के द्वारा शब्दों और वाक्यों को किसी प्रकार उच्चारित किया जाता है या उस पर निर्भर करता है, तो यह उन ध्वनियों स्वरों व उच्चारण पैटर्न पर भी निर्भर करता है जो एक विशेष भाषा से को विशेषतः बनाते हैं। ठीक है, उच्चारण का यथार्थ ज्ञान एक व्यक्ति के संचार के कौशल को बेहतर बनाता है। उच्चारण क्या है, यह व्यक्ति द्वारा शब्दों और वाक्यों को किस प्रकार उच्चारित किया जाता है उस पर निर्भर करता है। यह उसकी ध्वनि स्वर उच्चारण पैटर्न पर भी निर्भर करता है जो एक विशेष भाषा को विशेष बनाता है ना। विशेष भाषा को विशेष कौन बनाता है, उच्चारण बनाता है। उच्चारण का यथार्थ ज्ञान एक व्यक्ति के संचार के कौशल को बेहतर बनाता है। ठीक है, अगर व्याकरण की बात करें तो यह भाषा के नियमों और संरचनाओं का अध्ययन है। व्याकरणिक ज्ञान से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार के शब्दों को एक साथ जोड़कर सार्थक और संगठित वाक्य बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण व्यवहारों के विकास के लिए किया था। जो एलन सूक्ष्म शिक्षण है इसका विकास किसने किया था, एलन ने। कि कब किया था, 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, शिक्षण व्यवहारों के विकास के लिए किया। प्रक्रिया में इन शैक्षणिक क्रियाओं को शिक्षण कौशलों का नाम दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक छात्र अध्यापक पुपिल टीचर को सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण देना ही सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण कोई विधि नहीं है, यह एक छात्र अध्यापकों शिक्षण कौशलों को विकसित करने का एक समूह व्यूहरचना है। इसी कारणवश यह एक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है। सूक्ष्म शिक्षण का लक्ष्य अध्यापक आवश्यक शिक्षण कौशल विकसित करना होता है। इस उद्देश्य को अर्जित करने के लिए छात्र अध्यापक को एक पाठ्य योजना तैयार करने के लिए कहा जाता है। यह पाठ्य योजना 30 से 40 मिनट की होती है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।